Okay, we were discussing the point number 91. 91 में we were discussing about the QRS complex. Wave or depolarization process from endocardium to epicardium represent on ECG as QRS complex. तो हमारे पास जो डीपोलाइजेशन की वेव पास करी है एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम की तरफ, वो ईसीजी पे हम उसको कैसे शो करते हैं, वो ही तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल की डीपोलाइजेशन को हमने क्या देखा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करता है. टॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द लीड टू ऑन ईसीजी शोज विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर लीड टू में हम देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टॉल है, तो इसका मतलब है ये शो करता है हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल के वेंट्रिकल जो है ना वो हाइपरट्रॉफिड हुआ हुआ है. अगर ये टॉल होगा, क्योंकि ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है ना, अगर ये टॉल हो गया है तो इसका मतलब है वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिड हुआ हुआ है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, लो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ओल्ड एमआई. अगर ओल्ड एमआई होगा तो लो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा. अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टॉल आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी हाइपरट्रॉफी हुई है. अगर इसका लो एम्पलीट्यूड आ रहा है तो इसका मतलब है ओल्ड एमआई था स्पेशल में. देन है 50 ईयर ओल्ड मैन है वर्किंग इन द ऑफिस फर्जा स्पेन है, उसका स्कल्टेशन पे मरमर हियर्ड हुआ है और ईसीजी पे शो क्या कर रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है ऑफ 0.18 सेकेंड डेविएटेड एट 120 डिग्री. 0.18 सेकेंड जो है ना वो डेविएटेड है एट 120 डिग्री पे. तो इसका मतलब होगा कि ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है. देन हमारे पास जाता है एसटी सेगमेंट कंप्लीट वेंट्रिकल डीपोलाइजेशन को हम देखते हैं ऑन ईसीजी पे एज एसटी सेगमेंट और प्लेटिव फेज ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट. ईसीजी पे वो एसटी सेगमेंट होता है जो हमारे पास वेंट्रिकल्स की प्लेटिव फेज आती है ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट ऑन ईसीजी पे. प्लेटिव फेज एसटी सेगमेंट, वो जो एसटी सेगमेंट प्लेटिव की तरह बनाए होते हैं वो एसटी सेगमेंट होते हैं. वेस्टी देन आ जाता है एक्यूट एमआई है, वो है एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी ऑन ईसीजी पे, वो हम एसटी सेगमेंट के एलिवेशन से देखते हैं. मैक्सिमम कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स डीपोलराइजेशन एसटी सेगमेंट. तो एसटी सेगमेंट में वेंट्रिकल की क्या होती है, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स की. इसमें डीपोलराइजेशन में मैक्सिमम कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है एसटी सेगमेंट में. तो एसटी सेगमेंट में मैक्सिमम इन्फ्लक्स आता है और उसमें प्लेटिव फेज आता है. द मोस्ट करेक्टरिस्टिक ईसीजी फाइंडिंग जो हमारे पास शो होती है एक्यूट एमआई में, तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसटी सेगमेंट इन द लीड्स ओवरलाइंग द एरिया ऑफ द इन्फार्क्ट. ओवरलाइंग एरिया ऑफ इन्फार्क्ट में हमारे पास एसटी सेगमेंट की डिस्प्लेसमेंट हुई होती है. तो ये एसटी सेगमेंट से रिलेटेड हो गया. देना जाता है हमारे पास ब्लैक ब्लड एंड ग्लूकोज से रिलेटेड ईसीजी चेंजेस इन हाइपोग्लाइसीमिया. अगर ग्लूकोज के लेवल्स कम है तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा. क्यूटी इंटरवल जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में इंक्रीज हो जाएगा. देन एक सिनेरियो के एक पेशेंट को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हुई है, अब उसको इरेगुलर रिदम और ईसीजी के अंदर टॉल टी वेव आ रही है. तो इसका क्या मतलब है कि उसको आपने मल्टीपल इन्फ्यूजन किया तो पोटेशियम ज़्यादा चला गया है, हाइपरक्लेमिया की वजह से उसको टॉल टी वेव्स आ रही है और इरेगुलर रिदम भी इसी वजह से होता है. देन ईसीजी पे एक पेशेंट है, उसको शो क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, टी वेव इन्वर्टेड है विद प्रोमिनेंट यू वेव. अगर यू वेव आ जाती है तो इसका क्या मतलब है, टी वेव इन्वर्टेड भी हाइपोक्रेमिया की वजह से होती है, यू वेव भी इसी की वजह से आती है जो कि हाइपोथर्मिया को हाइपोथर्मिया को शो कर रही होती है. तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा. देन जाता है टॉल टी वेव है विद वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और पी वेव अब्सेंट है. तो इसका क्या डायग्नोसिस है, तो इसका भी हाइपरक्लेमिया. टी वेव टॉल हो गई है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा. पेशेंट कम्स टू ईआर विद कंप्लेंट ऑफ द हार्ट सिंकिंग है, ईसीजी पे क्या है, लो टी वेव है. लो टी वेव किसमें आती है, हाइपोकेलेमिया में आती है. इट आल्सो कम्स एज पेशेंट फील्स वीकनेस एंड हिज हार्ट इज सिंकिंग डाउन. ईसीजी पे देयर इज अ डिक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ टी वेव, डिक्रीज हो गया था, इसका मतलब है हाइपोकेलेमिया है और साथ में हाइपो कैल्सीमिया की स्टेट भी होगी. इसमें यू वेव ऑन ईसीजी हाइपोकेलेमिया को शो कर रहा होता है, डिक्रीज टी वेव हाइपोकेलेमिया. पेशेंट इज टेकिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है. तो चेंज विल बी सीन ऑन ईसीजी इज टॉल टी वेव. अगर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ले रहा है तो इसका मतलब है पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगी तो हमें टॉल टी वेव नजर आ जाएंगी. वाइल इफ स्टार्ट ऑफ पी वेव एंड स्टार्ट ऑफ क्यू वेव है, तो ये नया पॉइंट में ऐड हुआ है कि अगर स्टार्ट ऑफ पी वेव से स्टार्ट ऑफ क्यू वेव है तो क्या चीज़ होता है, वो पीआर इंटरवल.
Then ECG recording is during ECG recording partially repolarization की जो स्टेट होती है उसमें हमारे पास ECG की रिकॉर्डिंग हो रही होती है विच इज़ नॉट ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑन ECG। ऐसे नोट हमें हमारे पास ग्राफिक प्रेजेंटेशन ECG पे नहीं आता। एट्रियल रीपोलराइजेशन कैन बी सीन ऑन ECG ड्यूरिंग। तो एट्रियल रीपोलराइजेशन को हम क्या कब दे सकते हैं, अगर 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है तो तब हम एट्रियल रीपोलराइजेशन को देख सकते हैं। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रही है ECG पे, इसका मतलब है राइट वेंट्रिकल के अंदर डैमेज। अगर अपोजिट साइड में डैमेज होता है तो हमारे पास क्या नजर आएगा, लेफ्ट एक्सिस में डेविएशन नजर आएगी। पेशेंट का इंक्रीज हार्ट रेट है। ECG में हम देखें पोस्ट इंटरवेंशन इन्फॉक्शन है। कीपिंग इन व्यू द रेगुलर रिदम इंक्रीज इन हार्ट रेट वेयर कुड बी द इन्फॉक्शन। तो इसमें स्मॉल लिमिटेड एरिया ऑफ द वेंट्रिकुलर माइकार्डियम डैमेज होगा। पेशेंट इंक्रीज हार्ट रेट के साथ है। ECG सजेस्टिव ऑफ पोस्ट इंटरवेंशन इन्फॉर्क्शन है। इंटरवेंशन के बाद इन्फॉर्क्शन है पोस्ट इंटरवेंशन। तो कीपिंग इन व्यू द रेगुलर रिदम इंक्रीज इन हार्ट रेट, तो वेयर कुड बी द इन्फॉर्क्शन, तो ये स्मॉल लिमिटेड एरिया ऑफ वेंट्रिकुलर माइकार्डियम डैमेज होगा। तो हाइपोकैलेमिया हमने देख लिया ECG पे यू वेव से शो होता है। हाइपरकैलेमिया टॉल टी वेव होता है। हाइपोकैलेमिया में इन्वर्टेड टी वेव होती है और साथ में MI में भी। और मोस्ट ऑब्वियस ECG चेंजेस हमने ST एलिवेशन को देखना होता है। देन आ जाती है अबाउट वेव्स। इंक्रीज्ड ए वेव इन JVP ड्यू टू ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। तो ट्राइकस्पिड वाल्व पे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होने की वजह से इंक्रीज ए वेव हो जाएगी। तो नेक्स्ट है, तो 93 MCQ क्या था, इंक्रीज ए वेव इन JVP इज़ ड्यू टू ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। तो अगर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है तो इंक्रीज्ड ए वेव होगी इन JVP। पहले हम नॉर्मल देखते हैं कि ए वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। ए वेव होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, और ए वेव जो है ना ये एब्सेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। आती किस में है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में ए वेव आती है, और सी वेव आती है राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में। राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में आएगी सी वेव, और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन में आएगी सी वेव। ए वेव एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन सी वेव होगी। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन में क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व बल्जिंग इनटू एट्रियम। एक्स डिसेंट एट्रियल रिलैक्सेशन में, एट्रियल की रिलैक्सेशन में एक्स डिसेंट आता है, एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और एब्सेंट होती है इन ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में। वी वेव इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इंक्रीज जब राइट एट्रियल प्रेशर होता है, इंक्रीज होती है राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग की स्टेट में। और वी डिसेंट राइट एट्रियल एम्पटीइंग इनटू राइट वेंट्रिकल, तो उसमें आएगी वी वेव। पैथोलॉजीज ए वेव एब्सेंट होती है, हमने पढ़ा एट्रियल फिब्रिलेशन में। और माइट्रल वेल्व की अगर स्टीनोसिस है तो ए वेव जो है वो एब्सेंट होगी अगर माइट्रल स्टीनोस्ड है। और ट्राइकस्पिड स्टीनोज है तो जाइंट ए वेव आती है। माइट्रल स्टीनोसिस में ए वेव आ रही होती है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से। तो अगर माइट्रल वेल्व की स्टीनोसिस है तो ए वेव एब्सेंट होगी। अगर ट्राइकस्पिड वेल्व की स्टीनोसिस है तो जाइंट ए वेव आएगी। नेक्स्ट है जाइंट वी वेव आएगी ट्राइकस्पिड की रिगर्गिटेशन में। और एक्स डिसेंट जो कि एट्रिया की रिलैक्सेशन में आ रहा था, एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। वाई डिसेंट प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एब्सेंट इन कार्डिक टैम्पनेट में वाई डिसेंट एब्सेंट हो जाएगा। अब MCQs देखते हैं कि जाइंट ए वेव इन कार्डिक साइकिल इन विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। अगर ट्राइकस्पिड की स्टेनोसिस होता है तो जाइंट ए वेव है। माइट्रल की स्टेनोसिस है तो ये ए वेव एब्सेंट थी जब हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस थी। देन है डाइक्रोटिक नॉच इन JVP इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एओटिक वेल्व। तो एओटिक वेल्व जब क्लोज होता है तो एओटिक वेल्व के क्लोजर में डाइक्रोटिक नॉच आती है JVP में। लार्ज ए वेव आती है ट्राइकस्पिड की स्टेनोसिस में। सी वेव शो करती है क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोजर को।
और विच JVP wave will be absent in mitral stenosis में A wave, C wave during ही right ventricular contraction, V wave represent only isovolumetric relaxation को शो करता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन JVP ड्रॉप्स होता है ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न। जब इंस्पायरेशन की स्टेट होती है, इंस्पायरेशन में JVP ड्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है इंस्पायरेशन पे, तो JVP में ड्रॉप हो जाता है। इंक्रीज JVP ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो JVP रेज होती है, और इंस्पायरेशन में JVP डिक्रीज होती है क्योंकि वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है, इस वजह से। द 94 है कि ECG पे P वेव इज़ रिप्लेस्ड बाय द इरेगुलर वेव, QRS इज़ प्रेजेंट irregularly, rhythm is irregular, what can be possible, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन का केस होगा जिसमें इरेगुलर होगी। QR इज़ प्रेजेंट, QRS कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले तो P वेव हो जाएगी हमारे पास एब्सेंट, QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है इरेगुलरली, रिदम इज इरेगुलर, तो ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो अभी हम कॉलम देखते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में नो P वेव, इरेगुलरली स्पेस्ड QRS कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि एट्रियल फ्लटर जो होता है उसके अंदर बैक टू वेव, इसमें साउट होता अपीयरेंस आती है क्योंकि बैक एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव आती है। ट्रीटमेंट में हम कैथेटर एब्लेशन करते हैं। देन हम देखते हैं वेंट्रिकुलर की फिब्रिलेशन। ए फीव में नो P वेव नहीं थी और रिदम थी इरेगुलर। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से ज़्यादा डेंजरस है इरेटिक रिदम विद नो आइडेंटिफाइबल वेव्स, और इसमें फैटल विदाउट इमीडिएट CPR एंड डिफिब्रिलेशन। अगर हम CPR डिफिब्रिलेशन नहीं करते तो ये फटल है। तो इरेटिक रिदम होती है जिसमें नो आइडेंटिफाइबल वेव्स। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है मोर देन 200 सेकंड। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इन दिस कंडीशन ड्रॉप्ड बीट्स अकर बिकॉज सम इम्पल्सेस फ्रॉम द एट्रिया फेल टू कंडक्ट टू द वेंट्रिकल्स। एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक कुछ इम्पल्सेस नहीं जा सकती, इस वजह से इस कंडीशन में हमारे पास ड्रॉप बीट्स आती हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या था, ड्रॉप बीट्स का जिक्र नहीं है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में है कि मोर देन 200 मिली सेकेंड का जो है ना पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। सेकंड डिग्री में क्या आता है, ड्रॉप बीट्स आती हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ इम्पल्सेस नहीं कंडक्ट हुई वेंट्रिकल्स तक। तो हम देखते हैं मोबिट्स टाइप 1 2 क्या है। मोबिट्स टाइप 1 को हम कहते हैं वैंक बैक फिनोमिना। तो टाइप 1 मोबिट्स में क्या होता है, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल, जिस तरह ऊपर उसने बताया था कि मोर देन 200 मिली सेकेंड के साथ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ फर्स्ट में। मोबिट्स टाइप 1 के अंदर प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल अंटिल ड्रॉप्स बीट अकर्स एंड द साइकिल इज रिपीटेड। यहाँ पे प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल की लेंथनिंग हो रही होती है और एक ड्रॉप बीट आती है, जबकि जो मोबिट्स टाइप 2 होगी इसके अंदर कैरेक्टराइज बाय ड्रॉप बीट विदाउट प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल में प्रोग्रेस टू थर्ड डिग्री ब्लॉक। इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय ड्रॉप बीट होगी विदाउट प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल की विदाउट इसके प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं होती, इसमें ड्रॉप बीट आती है विदाउट प्रोग्रेसिव लेंथनिंग, और ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी जा सकता है टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट हार्ट ब्लॉक के अंदर मोर देन 200 मिली सेकेंड का पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। सेकंड डिग्री में मोबिट्स टाइप 1 और टाइप 2 आते हैं, इसके अंदर प्रोग्रेसिव ड्रॉप बीट्स आती हैं, और फिर उसके बाद आ जाती है प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल की लेंथनिंग होती है, फिर उसके बाद ड्रॉप बीट आते हैं। जबकि जो मोबिट्स टाइप 2 होती है उसके अंदर ये प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल की लेंथनिंग नहीं होती है, ड्रॉप बीट्स होती हैं, लेकिन वो प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल की इस तरह से नहीं हो रही होती। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इसमें अब क्या होगा, देयर इज़ द नो कंडक्शन थ्रू द एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, सो द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बीट करते हैं इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे उसकी कंडक्शन जा नहीं रही तो एट्रिया वेंट्रिकल्स इंडिपेंडेंटली बीट करेंगे। बोथ P wave और QRS complex are present, although the P bear no relation to the QRS complex, और atrial rate जो है वो फास्टर होगा क्योंकि वहाँ से जल्दी से पास करके आ जाएगी, तो atrial rate फास्टर होगा दैट वेंट्रिकल रेट से। कैनन A waves visible in neck due to the large volume pulse from the compensatory increase होने की वजह से हमें कैनन A waves नज़र आ रही होती हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर। इसमें बचे होगा दोनों इंडिपेंडेंटली बीट कर रही होती है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है,
ये ना मोस्ट कॉमन टाइप होती है वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम की। वेंट्रिकुलर पहले ही वो मतलब प्री एक्साइट हो जाता है। अब नॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे बन जाता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल बाईपास इज दी रेट स्लोइंग एवी नोड। तो एवी नोड वाला जो स्टेप था उसको बाईपास कर लेंगे तो फास्ट कंडक्शन होगी एवी एट्रिया से वेंट्रिकल पे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, ज़्यादा बीट करेगा। करेक्टरिस्टिक डेल्टा वेव आएगी विद वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड शॉर्ट पीआर इंटरवल ऑन ईसी। जब एवी नोड नहीं होगा तो पीआर इंटरवल हमें शॉर्ट नजर आएगा। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या हो गया, वेंट्रिकल की एक्साइटेशन सिंड्रोम है कि एवी नोडल डिले इसमें अंदर और नहीं हो रहा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर बाईपास करके मतलब वहीं से जंप करके आ रहा है और हमें डेल्टा वेव्स नजर आ जाएंगी। बाईफेसिकुलर ब्लॉक होता है, टाइफेसिकुलर ब्लैक होता है। जो टाइप बाईफेसिकुलर होता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड द लेफ्ट बंडल का हेमी ब्लॉक मैनिफेस्ट एज एन एक्सिस डेविएशन। फॉर एग्जांपल LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग इन द केस ऑफ लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। अगर लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक है तो LAD का उसमें हमने जिक्र कर दिया। जाना जाता है ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक में दी कॉम्बिनेशन ऑफ द बाईफेसिकुलर ब्लॉक जिसमें जिस तरह राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो हेमी राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो ये दो जगह साथ में फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक जिसमें मोर देन 120 वीव्स का आ रहा था, तो ये दोनों का कम्बिनेशन हो जाता है ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक। अब कुछ पेप्टाइड सीक्वेंस एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और ब्लॉक्स के रिलेटेड एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में देख लेते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन लीड्स टू एम्बोलस। अगर एफिब की कंडीशन हो रही है तो एम्बोलस चल जाएगी। एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें पी वेव नहीं होती और इरेगुलरली स्पेस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। पेशेंट है माइट्रल स्टीनोसिस के साथ और डिवेलप्स करता है। माइट्रल स्टीनोसिस के पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो मोस्ट सूटेबल फाइंडिंग इसके अंदर क्या होगी, इरेगुलर पीआर इंटरवल होगा। और ए फीमेल है प्रेग्नेंट विथ माइट्रल स्टीनोसिस केम टू यू विद एट्रियल फिब्रिलेशन, व्हाट विल यू डू, IV हेपरिन उसको हम देंगे अगर उसको माइट्रल स्टीनोसिस के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन ECGs फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, इरेगुलर पीआर इंटरवल। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, पीआर इंटरवल इरेगुलर होता है। 25-year मेल ओल्ड मैन है डायग्नोज विद माइट्रल स्टीनोसिस, अब उसको पैल्पिटेशंस हो रही है, ECG पे एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर पीआर इंटरवल उसका आंसर होगा। तो सारे सिनेरियो बता के एंड में जो हमारे पास आंसर बनना है वो हमने बताना है कि पीआर इंटरवल इसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर होता है। तो फीमेल नॉन केस ऑफ थायरॉक्सिकोसिस है, हमारे पास आई है हार्ट रेट 180 है, ECG पे रेगुलर पीआर अच्छा पीआर इंटरवल नहीं होता इसमें, RR इंटरवल, मैंने पीआर इंटरवल पढ़ दिया। एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर RR इंटरवल होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी बीटा ब्लॉकर। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ये 180 तक है तो इसको हमने क्या देना है, बीटा ब्लॉकर विल बी गिवन। एट्रियल फिब्रिलेशन नो पी वेव, पीछे उसने बताया था कि पी वेव इज रिप्लेस्ड बाय द इरेगुलर वेव्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इरेगुलरली, रिदम इज इरेगुलरली इरेगुलर। तो इसके जो रिदम इरेगुलर उसने बताई। और व्हाट कैन बी पॉसिबल डायग्नोसिस एट्रियल फिब्रिलेशन का था, तो इसमें हमने याद रखना है कि इसमें RR इंटरवल इरेगुलर होगा, रिदम इरेगुलरली इरेगुलर होगी, पी वेव एब्सेंट होती है तो RR इंटरवल इरेगुलर होता है, दैट इज़ द एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, साटूथ अपीयरेंस होती है और जिसमें विद पी वेव्स इन रेशो ऑफ 3:1, 3 दफ़ा पी वेव आ रही है, फिर उसके बाद दूसरी आती है तो हमारे पास 3:1 होगी, रेशो हो जाती है। और हर पल्स इज़ रेगुलरली इरेगुलर होगी तो वो एट्रियल फ्लटर होगा। साटूथ अपीयरेंस आती है, साटूथ अपीयरेंस ECG विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है 3 पी वेव्स के बाद, तो ये एट्रियल फ्लटर का डायग्नोसिस हो गया। एट्रियल फ्लटर में हमारे पास पी वेव और क्यूआरएस के कॉम्प्लेक्स की रेशियो होगी 3:1, 3 पी वेव्स आती है फिर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। इतनी ज़्यादा पी वेव आ रही है इस वजह से तो साटूथ अपीयरेंस इसकी हमें नज़र आ रही होती है एट्रियल फ्लटर पे, ये इसका डायग्नोस्टिक होता है। हार्ट ब्लॉक में हमने देखा कि ECG में पीआर इंटरवल है प्रोलॉन्ग जिसमें नो मिस्ड बीट्स, तो इसका मतलब है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। फिर इसके बाद है प्रोग्रेसिव, अगर ड्रॉप बीट्स आ रही हैं तो ये मोबिल टाइप 1 होती है।
देन है कि अगर हमें 3:1 की रेशो आ रही है तो ये क्यू 3:1 रेशो ऑफ पी टू केयरस कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस मोबिट्स टू में भी ऐसे है, और ऊपर हमने एट्रियल फ्लटर में भी यही पढ़ा। देन आ जाता है इन वेंट्रिकुलर ईसीजी चेंजेस अपीयर्ड एंड वेंट्रिकुलर बीट्स स्लोअर देन एट्रिया। तो वेंट्रिकुलर बीट्स जो है ना वो स्लो करें। देन एट्रिया डायग्नोसिस इज दी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें वेंट्रिकुलर स्लो बीट करता है। देन एट्रिया के टाइप 2 हार्ट ब्लॉक में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन, एट्रियल रेट इज ग्रेटर होता है देन दी वेंट्रिकल्स। एट्रियल रिपोलराइजेशन इन ईसीजी हमें 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में नजर आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एट्रियल रिपोलराइजेशन इज एविडेंट, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक ड्यू टू एवी नोडल ब्लॉक की वजह से होता है। तो जब 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है जिसमें एवी नोडल वो किस वजह से होता है, एवी नोडल ब्लॉक हो जाते हैं। एवी नोड ब्लॉक होने की वजह से 3rd डिग्री ब्लॉक आता है, और जिसमें हम एट्रियल रिपोलराइजेशन को देख सकते हैं। और जो मोबिट्स टाइप 2 हमने पढ़ा है, टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, उसमें हमने क्या देखा है, एट्रियल रेट ग्रेटर होता है देन वेंट्रिकल्स के। और 3rd डिग्री ब्लॉक में एवी नोड ब्लॉक होता है। मैन विद ईसीजी ऑफ प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, और लेफ्ट एक्सिस में डेविएशन है एंड नो लेफ्ट हाइपरट्रोफी डायग्नोसिस ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक होगा। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, लेफ्ट एक्सिस में डेविएशन है और नो लेफ्ट हाइपरट्रोफी है, तो इसका है डायग्नोसिस ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक। 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक would most likely result in atrial rate more than ventricular rate, as there will be more P wave as compared to KRS complex. It is also seen in the 3rd degree heart block. और टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू ऑन ईसीजी, तो हमने पीआर इंटरवल देखना होता है इन ईसीजी वेरीज इन 3rd डिग्री ब्लॉक वाइल इट्स कांस्टेंट इन 2nd डिग्री ब्लॉक में पीआर इंटरवल देख रहे हैं। Arrhythmias. A woman usually feels tachycardic during exercise and stress, which settles down with rest. Diagnosis क्या होगा, साइनस टेकिकार्डिया। अगर आपको एक्सरसाइज पे स्ट्रेस पे पेन होता है एंड देन टेकिकार्डिया फील होता है और रेस्ट पर ठीक हो जाता है। पेशेंट कम्स विद एसवीटी सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के साथ आता है, तो हमें क्या देना चाहिए, वेरापामिल शुड बी गिवन इफ़ एडिनोसिन ऑप्शन, तो फिर आपने इसको प्रेफर करना है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में एडिनोसिन देंगे या फिर वेरापामिल देंगे। तो 60 ईयर मेल प्रेजेंट करता है इमरजेंसी वार्ड में स्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ, उसको पैल्पिटेशंस, डिस्निया, सिंकिंग ऑफ हार्ट और सिनकबी की फीलिंग हो रही है। ईसीजी हम देखेंगे उसमें अब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है विद रेट बिटवीन 140 एंड 200 पर मिनट। और द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी इसके अंदर क्या है, जो रेट है अब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है विद रेट बिटवीन 140 एंड 200 पर मिनट है। सिनकपी वगैरह की फीलिंग भी है उसको, तो इसमें हम